माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कहानी को नाटक में कैसे हम परिवर्तित करें। यानी कोई कहानी दी हुई है, उसको हम नाटक का रूप देना चाहते हैं तो कैसे नाटक का रूप दे सकते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नारायण प्रसाद बेताब जो पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार थे, उन्होंने कहा था, न ठेठ हिंदी न खालिश उर्दू। खालिश का मतलब होता है विशुद्ध, न ही विशुद्ध पूरी तरह से शुद्ध उर्दू और न ही ठेठ हिंदी। जबान गोया मिली जुली हो। जबान गोया का मतलब होता है जैसे, जबान का मतलब जुबान, यानी जबान जैसे मिली जुली हो। ठीक है, अलग रहे दूध से न मिश्री। एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार दूध से मिश्री को अलग नहीं किया जा सकता, डली डली माने छोटे छोटे टुकड़े दूध में डालने के बाद वो घुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब नाटक हम करते हैं तो किसी एक चीज को नहीं बल्कि सब कुछ मिला जुला होता है। इसमें हम जानेंगे कहानी और नाटक का संबंध क्या है, कैसे बनाएं कहानी को नाटक, अर्थात कहानी को हम नाटक में कैसे बना सकते हैं। नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां, अर्थात कहानी को नाटक में परिवर्तित करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। ठीक है, जो भी कथा माने कहानी, एक कहानी होती है। भाषा भी एक जैसी होती है, भाषा उससे मिलती जुलती है। फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों, एक प्रश्न है। विधा माने जैसे कहानी की विधा, उपन्यास की विधा, नाटक की विधा, फिर जो है निबंध, संस्मरण, ये जितनी भी विधा है, अलग अलग नियम है, उन्हीं की बात कर रहा है कि एक कहानी होती है। भाषा भी एक जैसी होती है, तो फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों हो जाता है, उसी को हम जानेंगे। वे कौन से तत्व हैं। तत्व का मतलब होता है वास्तविकता, सारांश। वे कौन कौन सी वास्तविकता हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को, यानी खुद के रूप को निर्धारित करते हैं कि ये उपन्यास होगा, ये कहानी होगा, ये नाटक होगा। ये कहने का मतलब है, क्या विधा बदलने से, क्या कहानी को हम नाटक में बदल दें फिर उपन्यास में बदल दें, उसकी बात कर रहे हैं। क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव, यानी कि काव्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, और आस्वाद का मतलब स्वाद, अनुभूति में भी बदलाव आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, जानते हैं कि हम दाल बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, सब्जी बनाते हैं स्वाद अलग होता है, चावल बनाते हैं स्वाद अलग होता है, खिचड़ी बनाते हैं स्वाद अलग होता है। ठीक उसी प्रकार अगर विधा बदल जाए तो काव्य पर प्रभाव भी पड़ेगा और उसके अनुभूति में भी बदलाव आएगा। आइए, साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है, बिल्कुल बात सत्य है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, रचना माने बनावट का जो प्रोसेस है वो अलग तो होता ही है, बल्कि साथ साथ उनके तत्व भी अलग होते हैं। उनकी वास्तविकता में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। अगर भाषा का प्रयोग भी विधा, अर्थात विधा का मतलब हमने कहानी से उपन्यास कर दिया, तो भाषा का प्रयोग भी थोड़ा बदल जाएगा। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है, तथ्य माने फैक्ट, कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, ये भी बदल जाता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। विधाओं में यानी जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, उनमें आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है, मतलब एक दूसरे से लेन देन होता रहता है। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए
यानी जो कोई कहानी है उस कहानी को नाटक के रूप में आप मंच पे नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसी को रूपांतरण यानी परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य यानी विविधता, विभिन्नता तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। क्या क्या इसमें विभिन्नता है, क्या क्या समानता है, इसको जानना जरूरी है। देखें, कहानी नाटक का दृश्य है, ठीक है, उसे जीवंत किया जा रहा है। ईदगाह के नाट्य रूपांतरण का एक दृश्य है। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। नाटक की क्या क्या विशेषता है उसको हमें समझना होगा, जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है। जहां कहानी का संबंध लेखक जो लिखने वाला है और पाठक जो पढ़ने वाला है जुड़ता है कहानी में, वहीं नाटक में क्या होता है, लेखक, ठीक है, लेखक का लोग एक दूसरे से संबंध जुड़ता है, फिर निर्देशक जो डायरेक्टर है, पात्र यानी कौन कौन पात्र हैं, किस किस भूमिका में, दर्शक जो देखने वाले हैं, श्रोता जो सुनने वाले, अन्य लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है कौन, नाटक। नाटक क्या करता है, लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता सभी लोगों को एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। कहानी क्या करती है, लेखक और पाठक को जोड़ती है, राइट। लेकिन नाटक बहुत लोगों को जोड़ने का काम करता है। चूंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। दृश्य, कोई भी चीज हम दृश्य देखते हैं तो स्मृतियों, बहुत दिनों तक वो चीजें याद रह जाती हैं, बहुत दिनों तक वो चीजें याद रहती हैं। इसलिए दृश्य का, इसलिए हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म की बहुत सारी घटनाएं याद रहती है। इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद करते हैं, याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान प्रेमचंद का एक उपन्यास है देवदास। ये देवदास क्या है, देवदास भी एक उपन्यास है। यह आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित देवदास फिल्म भी बनी थी। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कहानी है सदगति, यह भी प्रेमचंद की एक कहानी है। ये रूपांतरण कई बार हुए हैं, यानी नाटक के रूप में इनका अभिनय हो चुका है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, बात सत्य है। कहानी को हम कहते हैं या पढ़ते हैं, जबकि नाटक को ना हम कहते हैं ना पढ़ते हैं, बल्कि नाटक का एक स्टेज लगाया जाता है, एक मंच लगाया जाता है, उसमें बहुत सारी प्री प्लानिंग करके और उसका प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता यानी जो हीरो है अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अभिनय का मतलब अंगों के द्वारा जो प्रदर्शन होता है, जिसे हम कला कहते हैं, उसी को अभिनय कहते हैं। मंच सज्जा होती है, यानी मंच को सजाया जाता है, स्टेज को। संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है, लाइट की व्यवस्था होती है। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है। समानता यह देखने को मिलती है कि कहानी और नाटक की कहानी एक ही होती है, ठीक है। बस मंच पर उसे कैसे जीवंत किया जा, उसकी प्लानिंग की जाती है। पात्र होते हैं, परिवेश होता है, यानी चारों तरफ का एक माहौल बनाया जाता है, ठीक है। कहानी का क्रमिक विकास होता है, क्रम से एक के बाद एक, जबकि संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है। संवाद का मतलब एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं। द्वंद्व का मतलब नाटक में क्या होता है, संवाद होता है, एक दूसरे से हम बात करते हैं। द्वंद्व होता है मतलब द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। चरम उत्कर्ष होता है। चरम उत्कर्ष का मतलब एक ऊंचाइयों पर एक लक्ष्य की तरह वो आगे बढ़ता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं, ठीक है। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं। जिस प्रकार नाटक में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, अब क्या होगा, उस तरह कहानी में उतना नहीं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु, कथा वस्तु का मतलब छोटी सी जो कहानी है, उस समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कितना समय दिया जाए, कौन से स्थान का चुनाव किया जाए जिससे देखने में जीवंतता आ जाए।
हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा मतलब उसका हिसाब होता है जो कहानी में घटती है। जो कहानी में घटनाएं घट गई उसी को नाटक में उसका एक बृहद स्तर बनाया जाता है एक दृश्य के माध्यम से। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है ना। ऐसा भी संभव है कि कभी कभी घटना स्थान तथा समय विहीन हो। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है तो स्थान तथा समय वहां न हो, ऐसा भी होता है। कहानी कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है। ठीक है, जो छोटी जो कहानी है उसको सामने रखा जाता है, एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है जिससे हमारा नाटक व्यवस्थित हो सके। और उसके आधार पर दृश्य बनता है, उसके आधार पर दृश्य हम तैयार करते हैं ताकि देखने वाले को लगे कि एकदम सत्य हो रहा है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। जैसे आप सुबह स्कूल आते हैं तो गेट से डेली आप गेट मान लीजिए एक स्थान है, एक सही समय पर आप उस गेट से एंट्री करते हैं सुबह, जो टाइमिंग आपको दे दी जाती है, तो एक दृश्य का नजारा होता है। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन का मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव और उसको करने की चेष्टा, कुतूहल, आश्चर्य का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं। माने ऐसा दृश्य आपको तैयार करना पड़ेगा। बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली यानी ग्रुप के निकलने की राह देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की टोली कब निकल रही है, जाने की तैयारी। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद, जो ईदगाह में एक लड़का है, और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है। उनके संवाद दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपस में कैसे बातचीत चल रही है। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। ठीक है, यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो, यानी जो कथन है उसके अनुसार उचित दृश्य होना चाहिए। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है। हाँ, प्रत्येक दृश्य उस कथानक, उस स्टेटमेंट का हिस्सा होना चाहिए, उस कहानी का हिस्सा होना चाहिए। क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो, यानी फालतू के दृश्य हम नहीं ला सकते, सटीक दृश्य हम लाते। ये नाटक की गति को बाधित कर देंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा, अर्थात नाटक में मजा नहीं आएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। यानी प्रत्येक जो भी दृश्य हम नाटक में डालते हैं उसके कथन के अनुसार तार्किकता अर्थात लॉजिक विकास हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान देने योग्य बात। बच्चों, आप कार्यक्रम करते हैं तो इस तरह का दृश्य आप तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहां भी आपको सोचना है। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य, यानी दृश्य जो है उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है, उसका स्ट्रक्चर। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, हाँ, एक पॉइंट से, एक जगह से, कथनानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका अंत भी हो जाता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। पहला दृश्य खत्म होता है तो दूसरा दृश्य उससे जुड़ा हुआ महसूस होता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए, यानी उसकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य अर्थात बीच में और अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर तो वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। जो पात्र हैं, जो उस भूमिका में है, परिवेश यानी उसके चारों तरफ का माहौल, इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। भूमिका माने रोल। यहां देख रहे हैं, परिवेश या परिस्थितियों पर इस पाठ में की गई टिप्पणी को आप नाटक में कैसे शामिल करेंगे, ये प्रश्न है ना? ये ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं।
आइए, ऐसा हो सकता है कि कुछ दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद ना हो, तो वहां पर आपको संवाद बनाना पड़ेगा। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। खाका माने उसका स्ट्रक्चर, संरचना। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हों। दोहराने से क्या है, श्रोता क्या है, जो उबाऊ महसूस करता है। तो कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। जय हिंद, जय